सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, इसमें मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि कौन कौन से टर्म टू के सिलेबस है, जो टर्म टू में आ रहे इकोनॉमिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह हैं। जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो मैंने आपको बता दिया है ऑल ओवर, ठीक है। फिर उसी की तरह से अब हम अपने नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपका अगला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद, ठीक है। तो देखते हैं बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमारे सामने हैं। पहला है डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट, रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप के बारे में हमें जानना है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, प्रोडक्शन, बाउंड्री, कंजप्शन एंड कैपिटल गुड, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या करना है, कवर करना है। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, देखते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें सिंपली कि सभी देश की अपनी हद है, सभी देश की अपनी सीमा है ऑल ओवर, ठीक है। तो इसीलिए उसी के बेसिस पे क्या भी बोला गया है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज नोन एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल ओवर, ठीक है। एंड इट इज आल्सो नोन एज द पॉलिटिकल फ्रंटियर आल्सो, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, देखते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमें पता नहीं चलता कि कब इसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करें या कब हम इसको इंक्लूड ना करें। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना यहाँ पे, सपोज दिस इज आवर कंट्री इंडिया, ठीक है, दिस इज रसिया, ये अदर कंट्री है हमारे सामने, ठीक है। अगर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, ठीक है, विच इज रेगुलेटेड ऑपरेट कंट्रोल थ्रू द इंडिया, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा ऑल ओवर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, अगर कोई भी रेसिडेंट, बेसिक से मान लो कि ये इंडियन है, ठीक है, इसने अपना कोई काम है, जैसे कि ये अगर बात करें देश के साइड साइड में हमारे पास है यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है, यहां पे कोई हमारे पास शिपिंग वगैरह है, ठीक है। और ये जो शिप है ये किसके थ्रू रेगुलेट ऑपरेट कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे किसी इंडियन रेसिडेंट के थ्रू। तो इसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे ऑल ओवर, ठीक है। जैसे कि हमारा शिपिंग हो गया, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए। सिंपली अगर हम बात करें कोई एक इंडियन जो ऑपरेट कर रहा है इंडियन एयरलाइन को, इंडियन एयरवे को, ठीक है, और फिलहाल वो अभी चाइना और रशिया के बीच में, चाइना जापान के बीच में ट्रेवल वगैरह कर रहा है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं लिखा भी है, इट आल्सो इंक्लूड शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज रेगुलेट ऑपरेट कंट्रोल थ्रू द इंडियन रेसिडेंटशिप। दूसरा फिशिंग एंड ऑयल वेसल्स, ऑयल वेसल मतलब दैट मींस ऑयल के टैंकर्स वगैरह जो होते हैं, रिग्स वगैरह हो गए आपके टैंकर्स में, दैट मींस, ठीक है। अगला है एम्बेसी। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होती है बच्चों के लिए कि सर हमें समझ भी नहीं आता ये एम्बेसीज वगैरह क्या होती है। तो सिंपली अगर हम बात करें एम्बेसी के बारे में जाने, तो हर देश की एम्बेसी सभी देशों के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें कि मैं अमेरिका गया विजिट करने के लिए, मुझे वहां पे कोई दिक्कत वगैरह हो गई, तो मुझे कैसे कंसल्ट करना है। तो अगर हम बात करें तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो अमेरिका में भी इंडियन एम्बेसी एग्जिस्ट होती है, ठीक है, जहां पे मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, और वहां से फिर मेरी प्रॉब्लम को क्या होगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो और जिस तरह से इंडियन एम्बेसी दूसरे देशों के अंदर एग्जिस्ट है, प्रेजेंट होती है, उसी तरह से दूसरे देशों की एम्बेसीज भी हमारे देश के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर भी अदर देश की एम्बेसीज वगैरह, अदर कंट्री की एम्बेसी मिल जाती है, जापानीज एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी। अगर कोई विजिटर यहाँ पे आया, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह हुई है, तो वो अपनी एम्बेसी में जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बेसी का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरे देश की एम्बेसी, ठीक है, हमारे देश के अंदर है, तो उसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। बट अगर हम मानते हैं कि देखते हैं कि कोई इंडियन एम्बेसी है बट सिचुएटेड इन द अदर कंट्री, अगर अदर कंट्री में है पर कर तो हमारे लिए काम रही है ऑल ओवर, रेगुलेट ऑपरेट कंट्रोल इंडिया के थ्रू किया जा रहा है, तो उसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। तो देखते हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, शिप एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग, ऑयल वेसल्स, एम्बेसी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एम्बेसी का मतलब अगर कोई इंडियन एम्बेसी है बस सिचुएटेड इन रसिया या जापान, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा ऑल ओवर, ठीक है। और दूसरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वही मैंने आपको बताया था कि दिस इज आवर कंट्री, ठीक है, और ये हमारा पड़ोसी देश है और हमारे इंडियन की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सिचुएटेड ऑल ओवर है, तो उसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। अब हम देखते हैं इट डजंट इंक्लूड, हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते। अगर हम बात करें एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री इन इंडिया, ये एग्जांपल को बता दिया गया। एग्जांपल में आप लिख सकते हो, इफ
रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन अमेरिका, इट विल नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी ऑल वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, WTO, क्योंकि ये इंटरनेशनली काम करते हैं, ग्लोबली काम करते हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक देश के लिए फेवर में नहीं होते, ये इंटरनेशनली काम करते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, ये किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो चलिए अगला टॉपिक हम अपना कवर करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है? तो सिंपल शब्दों में देखिए, सिंपल वर्ड्स में देखिए, द पर्सन हु रिसाइड्स इन दैट कंट्री, और इसके लिए दो कंडीशन होनी बहुत जरूरी है नॉर्मल रेसिडेंट के लिए। नंबर 1, reside in that country, self interest and economic interest both should present in that country। अगर मैं बात करूं कि मैं इंडियन हूं, ये मेरी सिटीजनशिप है, मेरी नागरिकता की, हाँ मैं इंडियन हूं, पर अगर मैं अमेरिका जाता हूं ऑल ओवर, ठीक है, और अमेरिका जाके वहां पे कुछ चीजें कर रहा हूं, जैसे कमा रहा हूं, खा रहा हूं, अपना कंजप्शन वगैरह सब चीज मेरा, यानी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी अमेरिका में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरा अमेरिका में है, तो मैं वहां का रेसिडेंटशिप माना जाऊंगा, ठीक है। द पर्सन हु रिसाइड्स इन दैट कंट्री एंड द सेल्फ एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोथ शुड प्रेजेंट इन दैट कंट्री ऑल ओवर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे मैंने लिखा भी है, इफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हु रिसाइड्स इन दैट कंट्री एंड सेल्फ एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोथ शुड प्रेजेंट इन दैट कंट्री ऑल ओवर, ठीक है। दो कंडीशन मैंने बोला फुलफिल होने के लिए, एक तो रिसाइड इन दैट कंट्री और सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोथ शुड प्रेजेंट इन दैट कंट्री, ये आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम बात करें कि किन किन चीजों को या किस तरह के लोगों को हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो देखते हैं, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स, भैया वो आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे चले जाएंगे, वो यहाँ पे कमाने के पर्पज से नहीं है, कंजप्शन बेसिस के लिए नहीं है ऑल ओवर, ठीक है, उनको यहाँ पे मोर देन 1 ईयर रहना नहीं है, वो आए हैं घूमेंगे चले जाएंगे, तो उनको हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। दूसरा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, जब हम अगर बात करें रशियन एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है, तो उसके हम एम्प्लॉयज को भी क्यों कंसीडर करें, उनके स्टाफ को भी हम क्यों कंसीडर करें, वो भी उन्हीं के रेसिडेंसी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, हमारे नहीं। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UNO, WTO, आपको पहले बता दिया गया, ये इंटरनेशनली और ग्लोबली काम करते हैं। और अगला है एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर नहीं किया तो उनको एम्प्लॉयज को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, उनकी सर्विसेज वगैरह भी ये मानी जाती है कि वो ग्लोबली है, इंटरनेशनल बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। क्रू मेंबर्स एंड बॉर्डर वर्कर, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर इनको न जाने कई देशों में विजिट करना पड़ता है, आना जाना रहता है, तो इसलिए कुछ कंडीशंस है, अभी मैंने आपको बताया, द पर्सन हु रिसाइड्स इन दैट कंट्री, भाई टाइम पीरियड क्या कुछ है क्या इसके लिए कि हाँ कितने दिनों तक रिसाइड करना जरूरी है, एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल तो जरूरी है, ठीक है। और सेल्फ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट होनी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप। पर दोनों पॉइंट को पढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहां पे देखना है, ये जो हमारा सिटीजनशिप है ये हमारा एक लीगल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है ये हमारा? लीगल। इवन रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें सिटीजनशिप, आई एम इंडियन, ये मेरी सिटीजनशिप है, मेरी नागरिकता है कि मैं इंडियन हूं, ये मुझे कैसे मिली? बाय बर्थ, ठीक है। और सिटीजनशिप स्टोर करने का, सिक्योर करने का एक और तरीका है, वो क्या होता है? बाय लॉ। सिटीजन के बारे में जाने, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, पर्सन बाय बर्थ और बाय लॉ, ठीक है। रेसिडेंशिप के बारे में जाने तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द पर्सन हु रिसाइड इन दैट कंट्री ऑल ओवर, ठीक है, एंड सेल्फ एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोथ शुड प्रेजेंट इन दैट कंट्री। जहां पे कोई बंदा रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, ये सारा काम उसको वहीं पे करना है, वो उसकी रेसिडेंशिप वहां पे मानी जाएगी ऑल ओवर। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये सिटीजनशिप क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सिटीजन है, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेसिडेंटशिप है। अगर बाय बर्थ या बाय लॉ उसने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज कर दी है कि हाँ मेरा ये सिटीजन है, मैं यहाँ का नागरिक हूं, परमानेंटली मुझे यहीं पे रहना है, तो दैट मींस सिटीजनशिप। कमाने खाने के लिए आए हो, आप वहां पे कंजप्शन कर रहे हो, अपना खर्चा, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट आपका भी सब चीज वहीं पे है ऑल ओवर, तो दैट मींस क्या है? वो आपका रेसिडेंटशिप। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये फैक्टर इनकम क्या है, ये ट्रांसफर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम सिंपल शब्दों में अगर हम देखें, वो इनकम जिनके लिए आपने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए हैं, या जिसके लिए आपने कोई काम किया है। डेफिनेशन देखते हैं, फैक्टर इनकम रेफर दोज इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
for the renting for factor services in the production process, example rent, wages, interest, profit. आपने सिंपली आपने कोई काम किया, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं या किसी को प्रोवाइड किए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, उसके बदले में आपने कोई इनकम जनरेट किया है, दैट मींस इट विल बी योर फैक्टर इनकम। ये आपकी फैक्टर इनकम होगी। अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम रेफर दोज इनकम व्हिच रिसाइड रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आपने किसी को कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं किए, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ना ही आपने कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, स्टिल यू आर रिसीविंग दैट टाइप ऑफ इनकम। दैट टाइप ऑफ इनकम विल बी योर ट्रांसफर इनकम, लाइक स्कॉलरशिप, पेंशन, गिफ्ट्स एंड ईटीसी। चलिए इतना तो पता चल चुका है। सिंपल अगर हमें देखें तो फैक्टर इनकम जिसके लिए हमने कोई काम किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, आफ्टर दैट वी आर रिसीविंग दैट टाइप ऑफ इनकम फैक्टर इनकम व्हिच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, वो आपका ट्रांसफर इनकम। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर पेंशन मिला है, उसके लिए तो हमने काम किया था। यस, जो पेंशन मिल रहा है आपको उसके लिए आपने काम किया था, पर जब आप काम कर रहे थे तब भी तो आप इनकम जनरेट कर रहे थे ना। पर अब जो आपको पेंशन मिल रही है, क्या इसके लिए आपकी कोई सर्विसेज हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड की जा रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हमने पेंशन को किसमें रखा है? ट्रांसफर इनकम को। चलिए अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट नोट है, व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआई यानी नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट किया जाता है, दे विल इंक्लूड ओनली द फैक्टर इनकम, नॉट ट्रांसफर इनकम। यस, हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपका आने वाला अगला चैप्टर भी है, जिसमें आप काफी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे वेरियस मेथड को यूज करके, कि हाँ न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना नहीं करना, सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे उसको। तो देखते हैं कि जब हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन वी हैव टू इंक्लूड द फैक्टर इनकम, नॉट ट्रांसफर इनकम। क्योंकि कहा जाता है कि नेशनल इनकम के अंदर हमें उन्हीं इनकम को कंसीडर करना है जिसके लिए हमने कोई फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो चलिए आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो देखते हैं। सबसे पहले हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जान लिया। हमें पता चल सकता है कि अब कि हाँ कि किन किन चीजों को हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे या किन किन चीजों को हमें नहीं माना डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। दूसरा, हमने नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में जान लिया कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, इसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 साल तो एग्जिस्ट करे वो अपने आप को वहां पे, सेल्फ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसको वहां पे होना चाहिए। दूसरा, रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप के बारे में हमने जान लिया, और फिर उसके बाद फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में आज जो हमने अपना टॉपिक किया है यहां तक किया है। आगे हम इन टॉपिक्स को भी कंटिन्यू कवर करेंगे, तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियोस में।